हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम हमारी इस पीवाई की सीरीज में कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अब से जो जीएस का पीवाई क्यू आएगा, ठीक है, उसमें पीएससी के भी क्वेश्चन को मैं जो है लिया हूँ, साथ ही जो आर्थिक सर्वेक्षण है लेटेस्ट वाला उसको भी हम जो है साथ ही साथ करते चलेंगे अब, ठीक है। तो 4 से 5 वीडियो इसका जो है अभी मैं लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद लगभग आपका जीएस पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन-कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आज के प्रश्न मैं कराऊँगा तो उसमें साइंस का ना एक क्वेश्चन आप देखेंगे 2 से 3 पेपर में लगातार पूछा गया है। जैसे कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में लगातार 3-4 क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा गया था। 2024 से 26 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बीच में 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, देखते हैं और क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन-सा संस्थान संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं? मतलब कौन-कौन से संस्थान हैं छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है? ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, है ना? तो ये 4 है। तो आप जानते हैं एम्स होगा और आईआईटी, ये 2 तो जो है क्या है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा जे। अच्छा, ये ट्रिपल आईटी नहीं है, है ना? एक है आपका एम्स हो जाएगा और एक हो जाएगा आईआईटी। तो जे और के जो है इसका जे और एल जो इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि एम्स जो है ऑल इंडिया में है, ठीक है? एम्स आईआईटी ऑल इंडिया का है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो है राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। संसद द्वारा पारित अधिनियमों के तहत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर। यह संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन अधिनियम 2012 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई भारत के आईआईटी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं, ठीक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ संस्थान और जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर, यह छत्तीसगढ़ सरकार और एनटीपीसी की एक संयुक्त पहल है। इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एम हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यह राज्य विश्वविद्यालय है जिसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो केवल 2 याद रखेंगे, एम्स और आईआईटी, ये जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, ठीक है। चलिए, तो दोनों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? राज्य के बजट 25-26 के अनुसार, ठीक है, 25-26 के अनुसार पूछा गया था। तो ये डेटा भी याद रखना है अभी, क्योंकि हो सकता है इस बजट से भी क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। 1 ईयर का जो लास्ट करेंट अफेयर उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और 26-27 को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 26-27 का अलग से हम देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे, और 25-26 का भी याद रख सकते हैं ताकि आपको दोनों याद रहें। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से जो है सबसे ज़्यादा जो है राजस्व मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो यह राज्य के कुल राजस्व में सबसे बड़ा योगदान देता है। वर्ष 2024-25 के बजट में भी इसकी हिस्सेदारी 35% थी और 25-26 में भी यह मुख्य या प्रमुख स्रोत बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आबकारी शुल्क, यह दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसका योगदान जीएसटी से कम है। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, यह भी राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से संपत्ति लेन देन में, लेकिन यह शीर्ष पर नहीं है। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, इसका योगदान अन्य करों की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। बजट 25-26 से रिलेटेड कुछ बातें जिसको ध्यान रखना है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में 54% हिस्सा राज्य के स्वयं के संसाधन जैसे कर और गैर कर राजस्व का है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व 25-26 के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो ये 25-26 के बारे में। अब 26-27 के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बक्साइट के भंडारण से संबंधित है? फुटका पहाड़ बिल्कुल है, ठीक है। बुधई दलदली ये भी है, तारापुर आसना तारापुर ये भी है, और
कुदरबाही ये भी है। चारों जो है बक्साइट से संबंधित है, याद रखिएगा चारों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फुटका पहाड़ आप जानते हैं कोरबा में स्थित है। महत्व ये छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण बक्साइट क्षेत्रों में से एक है। विशेषता क्या है? कोरबा में स्थित बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति मुख्य रूप से इसी क्षेत्र इसके आसपास की पहाड़ियां जैसे केंडा और पवनखेड़ा की पहाड़ियों से किया जाता है। भूगर्भित स्थिति की बात करें, यहाँ बक्साइट का उच्च श्रेणी है जिसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद बुधई दलदली की बात करते हैं, जिला कबीरधाम कवर्धा। महत्व की बात करें तो मैकल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है। विशेषता यह क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त बक्साइट को भी अक्सर रिफाइनिंग के लिए कोरबा भेजा जाता है। विस्तार की बात करें तो कवर्धा जिला के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है और राज्य के प्रमुख राजस्व देने वाले खदानों में से एक है। आसना तारापुर जिला बस्तर की बात करते हैं तो यह दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार में स्थित है। हालांकि छत्तीसगढ़ का अधिकांश बक्साइट उत्तर सरगुजा संभाग में है, लेकिन बस्तर के आसना और तारापुर क्षेत्रों में भी इसके महत्वपूर्ण भंडार पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ बक्साइट स्थानीय उद्योगों और निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आसना तारापुर को याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं कि केवल सरगुजा संभाग में बक्साइट मिलता है, बस्तर में तो केवल लौ एस का मिलता है, तो इस कारण से इसको बहुत लोग जो है काट देंगे। ठीक है, और यहीं से आपका जो है क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले उस स्थान के बारे में जानना है, तब आप अगर पढ़े रहेंगे तभी आपको मालूम होगा कि हाँ बस्तर क्षेत्र में भी बक्साइट का भंडार पाया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आसना और तारापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुदरवाही जिला बस्तर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यह भी बस्तर जिले के अंतर्गत एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है। कुदरवाही में बक्साइट के निक्षेप डिपोजिट काफी विस्तृत है। बस्तर संभाग में बक्साइट की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भू संरचना एल्यूमिनियम अयस्क के लिए अनुकूल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो क्षेत्र बस्तर का याद रखेंगे, एक है आसना तारापुर और दूसरा है कुदरवाही। ठीक है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों को पुरस्कार प्राप्त करने के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, कौन से पुरस्कार, मतलब पुरस्कार इनको कब कब मिला गया है। पद्मश्री पुरस्कार सबको मिला हुआ है, लेकिन कब कब मिला हुआ है ये हमको बताना है। ठीक है, तो जॉन मार्टिन नेल्सन, नेल्सन को जो है 1985 में इनको मिला था, 1985 में। उसके बाद है आपका धर्मपाल सैनी, धर्मपाल सैनी जी को 1992 में। ठीक है, धर्मपाल सैनी जी को 1992 में। फिर जो है सुरेंद्र दुबे जी को 2010 में। ठीक है, 2010 में इनको मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ममता चंद्राकर, ठीक है, 2016 में। उसके बाद जो है 2016 में फिर राधेश्याम बार्ले जी को 2021 में। ठीक है, 2021 में इनको मिला हुआ। तो ये क्रम है। तो सबके बारे में डिटेल जानते हैं। तो जॉन मार्टिन नेल्सन, ठीक है, 1985 में इनको मिला हुआ है पद्मश्री कला के क्षेत्र में। विवरण की बात करें तो जॉन मार्टिन नेल्सन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पी, वुड स्कल्प्टर है। उन्हें लकड़ी पर की जाने वाली बारीक नक्काशी और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। वे इस सूची में पहले 1985 पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। मतलब ये चार जो पांच नाम दिए हैं उसमें। ठीक है, धर्मपाल सैनी की बात करें तो 1992 में इनको मिला था सामाजिक कार्य के लिए। इन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धर्मपाल सैनी जी को, उन्होंने बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए माता रुक्मणी देवी आश्रम की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, माता रुक्मणी देवी आश्रम तो किनके द्वारा स्थापित था? धर्मपाल सैनिक जी के द्वारा। उनके प्रयासों से आदिवासी कन्याओं ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे 2010 में इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री। क्षेत्र की बात करें तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया, तो उनकी रचनाएं वगैरह भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के अत्यंत लोकप्रिय हास्य कवि और व्यंग्यकार हैं। उनकी कविताओं ने छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई है। वे पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। उसके बाद ममता चंद्राकर जी 2016 में, ये आप जानते हैं कुलपति भी रह चुकी हैं। ठीक है, आपका इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी बोलते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कला के क्षेत्र में इन्हें छत्तीसगढ़ की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ममता चंद्राकर जी ने अपनी सुरीली आवाज से छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को घर घर तक पहुंचाया है। वर्तमान में ये अब नहीं, कुलपति अब नहीं है। ठीक है, उस समय था तो उसका बात है, ये अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद राधेश्याम बार्ले जी 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया था। कला या पंथी के क्षेत्र में है ना, पंथी से ये संबंधित है। ठीक है,
तो डॉक्टर बाल्ले दुर्ग जिले के प्रसिद्ध पंथी नर्तक थे। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को पंथी नृत्य के माध्यम से देश विदेश में प्रसारित किया। वे पेशे से एक एमबीबीएस होने के साथ साथ एक समर्पित कलाकार भी थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2026 में किनको मिला था, तो बुधरी ताती को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिला की रहने वाली है। ध्यान रखेंगे, इनको बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अद्भुत कार्य किया, जिसके लिए इन्हें 2026 में जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके बाद 2025 में किनको किनको मिला था, तो पंडित राम मंडावी जी को मिला था। कला के क्षेत्र में काष्ठ शिल्प और वाद्य यंत्र नारायणपुर जिला से संबंधित है। योगदान इन्होंने बस्तर की पारंपरिक बांसुरी सुलूर बनाने की लुप्त होती कला को जीवित रखा। यह बांसुरी गोंड मुरिया जनजाति की पहचान है। इन्होंने बांस के माध्यम से बस्तर की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति दिलाई है। तो ये सब जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 25 और 26 में किनको किनको मिला था उसको, साथ ही शुरुआत से लेकर हबीब तनवीर जी से लेकर अभी तक किनको किनको मिला हुआ है, सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पुराना हो चुका है करके बहुत सारे बच्चे याद नहीं रखते, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया है फुट में आप देख सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम एक नज़र तो आप जो है उसको ध्यान रखेंगे। पूरा याद नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक नज़र आप उसको देखे रहेंगे तो आपको जरूर वो याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आर्य या हिंदी आर्य भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? नहीं है, तो जहां नहीं है दिखा ना, तो उसको पहले आप हाईलाइट कर लेंगे। नहीं है बोला है तो कौन कौन सा है, पहले देखो तो बिजवार है, बैगा है, ठीक है, और भुंजिया है। तो गदबा नहीं है, याद रखिए गदबा नहीं है। ठीक है, तो आर्य हिंद आर्य भाषा परिवार से संबंधित है बिंजवार। ये छत्तीसगढ़ी लरिया बोली बोलते हैं जो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। बैगा इनकी बोली बैगानी है जो छत्तीसगढ़ी का एक रूप है और आर्य परिवार में आती है। भुंजिया की बात करें, ये छत्तीसगढ़ी मिश्रित बोली बोलते हैं जो आर्य परिवार से संबंधित है। इसके अलावा जो है हलबा है, ठीक है, कंवर है, प्रधान है। ठीक है, उसके बाद मुंडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, तो गदबा इसके अंतर्गत आता है, याद रखिए। तो मुंडा भाषा परिवार में आता है गदबा। गदबा जनजाति की जो पारंपरिक बोली है गुतोब है, याद रखिएगा क्या है, गुतोब है, जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसको भी पूछा जा सकता है गदबा भाषा परिवार की बोली क्या है, तो गुतोब है जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। कुछ उप समूह ओल्लारी भी बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की, लेकिन किसी भी स्थिति में यह आर्य भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है। और है कोरकू, मुंडा, खड़िया, सौरा, नगेसिया इसके अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ में आता है आपका गोंड, उराव को तो याद रखेंगे, ठीक है, उराव, मुड़िया, माड़िया, दोरला, ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार के जो है बोली है भाषा परिवार के, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गदबा गदबा का गुतोब, इसको ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पारंपरिक बोली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पारंपरिक आभूषणों को नीचे से ऊपर, है ना, पैर से सिर, तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जो है हमको सही क्रम में जो है जमाना है। ठीक है, तो खिनवा तो कान में पहना जाता है, ठीक है, तिलरी है, सिंगी है, सिंगी आपका बाल में होता है, करधन कमर में होता है, साठी, तो साठी सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो पैर से सिर के, है ना, पैर से सिर के ऊपर जाना है तो पैर पहले रहेगा, तो ओ पहले रहेगा, तो ओ यहाँ है और यहाँ है, फिर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट जाता है फिर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका करधन आ जाएगा, ओ के बाद एन आएगा, ओ के बाद एन है, ओ के बाद एन है। अब यहाँ आएगा तिलरी, खिनवा और देखो सिंगी, सिंगी सबसे ऊपर में रहेगा, एम जो है सबसे ऊपर में रहेगा, तो देखो ये ऊपर है। अब यहाँ उसके नीचे जो है सिंगी के जस्ट नीचे रहेगा आपका खिनवा, क्या रहेगा, खिनवा, तो के ये होना चाहिए डी ऑप्शन, देखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही होना चाहिए, देखते हैं। साठी की बात करते हैं, तो साठी पैर में पहना जाता है, यह चांदी से बना हुआ एक भारी आभूषण है जिसे पैरों में पहना जाता है। यह कड़े के समान होता है और ग्रामीण अंचलों में सुहागिन महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से इसको पहना जाता है। करधन कमर पर पहना जाता है, इसे करधनी भी कहा जाता है। यह चांदी की मोटी लड़ियों या जंजीर से बना होता है जिसके कमर के चारों ओर बंधा जाता है। यह वस्त्रों को सहारा देने और सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद तिलरी, यह गला में पहना जाता है, यह गले का प्रमुख आभूषण है। तिलरी का अर्थ होता है तीन लड़ों वाली माला। तिलरी का मतलब क्या होता है, तीन लड़ों वाली माला होता है। इसी तरह पांच लड़ों वालों को पचलीरी कहा जाता है। ठीक है, तिलरी और पचलीरी इसको याद रखेंगे। ठीक है, तिलरीड़ी
और पचरीली, है ना, लीरी कहा जाता है। यह आमतौर पर चांदी या सोने के मनकों से बना होता है। ठीक है, तो दो चीज आपको और नया पता चला, एक 3 लड़ वाले को तिलरी और 5 लड़ वाले को पचलीरी। किनवा की बात करते हैं तो कान में पहना जाता है, या कान के ऊपरी हिस्से में, जैसे ये कान है ना, तो कान के ऊपरी हिस्से में ऐसा पहने देखे होंगे कई लोगों को। ठीक है, कान के ऊपरी हिस्से में, नीचे में पहनते हैं बाली, ऊपर में पहनते हैं आपका खिनवा, खिनवा ऐसे ऊपर में देखे होंगे, है ना। आप सामान्यतः जनजाति में देखे होंगे, तो ऐसे जब कान रहता है तो उसमें ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो ये कान के ऊपरी हिस्से या मध्य भाग में पहने जाने वाला आभूषण है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में खिनवा का काफी जिक्र मिलता है। यह पाली से थोड़ा अलग और विशेष डिजाइन का होता है। सिंगी की बात करते हैं तो सिर पर पहना जाता है। सिर पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण है। इनका नाम जो है सिंग शब्द से प्रेरित है, जो प्राचीन काल में जनजातीय संस्कृति में सिंगों की सजावटी उपयोग को दर्शाती है। यह माथे और या बालों के पास सजावट के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको तिलरी के बारे में भी बहुत डिटेल से पता चला, पचलेरी के बारे में पता चला कि क्या होता है ना, किनवा क्या होता है, कहाँ पास पहना जाता है, इसके बारे में पता चला। तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ सिली मिस्टेक होता है पेपर में, तो जिसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, बनूरिया है, ककरी है, ठीक है, नागमोरी है, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जितने भी आभूषण है, तो मैं जनजाति का एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जनजाति के जितने भी तीज त्योहार है, ठीक है, और उनके आभूषण हैं, उनके रहन-सहन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन उसमें हम एक नज़र जो है जनजाति के बारे में देख लेंगे। ठीक है? इसके अलावा देखो कुछ अन्य आभूषण जैसे पैर में पहना जाता है लच्छा, तोड़ा, पैरी, बिछिया। कान में पहना जाता है ककनी, नागमोरी, बंदूरिया और हाँ, कान में बोलता हूँ, हाथ में पहना जाता है ककनी, नागमोरी, बंदूरिया और पटा। बाजू में पहना जाते हैं केयूर, बाजूबंद, नाक में फुल्ली, नथ, लांग। ये सब जो है अलग-अलग जगह देखो कहाँ-कहाँ पहना जाता है, पैर में, हाथ में, बाजू में, नाक में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। कथन है अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं नवरात्रि का समय रहता है, ठीक है, अक्टूबर का महीना, और उस समय प्राय अक्टूबर में जब नवरात्रि होता है तो उस समय प्राय जो है वर्षा जो है समाप्त हो जाता है। और आपको शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आप सुने हैं, ठीक है, शरद ऋतु में जो है नवरात्र प्रारंभ होता है, तो उस समय जो है ठंडी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल, तो तापमान में गिरावट जो है प्रारंभ हो जाता है, ये बात तो एकदम सत्य है। 23 सितंबर को से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। तो आप जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 23 सितंबर को जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है। उसके बाद जो है ठंड प्रारंभ हो जाता है, और मकर संक्रांति के समय आप जानते हैं क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है, मतलब गर्मी का दिन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात भी सत्य है, कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है। अब देखो, जो कथन है और जो कारण है, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? अब उसको जानते हैं, रिलेटेड है कि नहीं? देखो, क्योंकि कथन और कारण में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। अब इसको कैसे जानेंगे? अब इसको समझिएगा ध्यान से। कथन क्या बोल रहा है? कथन का कहना है कि अक्टूबर का महीने में, ठीक है, क्या होता है, तापमान में गिरावट आता है। आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस समय जो है शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होता है, ठीक है? अपने देखो, क्योंकि सोचना कैसे उसको भी समझिए। तो उस समय जो है ठंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ठंड स्टार्ट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तापमान में तो गिरावट होता है बिल्कुल, अक्टूबर के माह में जो है लगभग बरसात जो है समाप्त हो जाता है, ये बात तो एकदम सत्य है। 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, बिल्कुल होती है, और दक्षिणायन होने के साथ-साथ अब जो है सूर्य जो है पृथ्वी से थोड़ा-सा दूर हो जाता है ना? कहने का मतलब उसका जो प्रकाश है सूर्य का, वो पृथ्वी पे ठीक से बोल सकते हैं, मतलब तीव्र गति से नहीं फैलता समझिए। तो पृथ्वी जो है गर्म नहीं होती है, मतलब ठंडा होती है। तो कहीं न कहीं दक्षिणायन होने के कारण जो ही है ना? कहीं न कहीं दक्षिणायन होने के कारण सूर्य का प्रकाश, है ना, पृथ्वी पर उस तीव्रता से नहीं पहुँच पाता जैसे गर्मी के दिनों में पहुँचता है। आप जानते हैं, ठीक है, अभी बहुत नज़दीक होता है सूर्य, ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी लगता है। तो कहीं न कहीं दूर हुआ सूर्य, तो सूर्य के दूर होने के कारण ही तो पृथ्वी में तापमान जो है ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसी कारण जो है ठंड का अनुभव आपको होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो कथन है और कारण है, एक-दूसरे से रिलेटेड है। मतलब सूर्य की स्थिति के कारण ही हमको तापमान में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, तो 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति जो है दक्षिणायन हो जाती है। कथन और कारण सही हैं, और कारण जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कथन का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छे से जानते हैं। अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई रिट्रेटिंग मानसून अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक हो जाती है। वर्षा के बाद आसमान साफ होने लगता है और धीरे धीरे जो है उत्तर पूर्वी ठंडी हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे तापमान विशेषकर रात का तापमान गिरने लगता है और इसे छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन जो है माना जाता है। 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, तो कथन भी भौगोलिक रूप से सत्य है। 23 सितंबर को शरद विषु है ना होता है, जिसके बाद सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर बढ़ने लगती है और सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध जहाँ छत्तीसगढ़ स्थित है में सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ने लगती है और दिन की अवधि जो है कम होने लगती है। सौर विकिरण की कमी के कारण तापमान में जो है गिरावट आती है। अतः सूर्य का दक्षिणायन होना ही वह प्रमुख खगोलीय कारण है, जिसके कारण अक्टूबर से छत्तीसगढ़ सहित पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक निम्न में से किन का संयुक्त उपक्रम है? मतलब छत्तीसगढ़ में जो राज्य ग्रामीण बैंक है किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसमें कौन कौन जो है सहयोग प्रदान किए हुए, तो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और रिजर्व बैंक, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे एक भारत सरकार रहेगा, एक छत्तीसगढ़ सरकार रहेगा और क्या रहेगा तो स्टेट बैंक रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है ना, CRGB। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस अधिनियम के तहत, तो 1976 के अधिनियम के तहत जो स्थापित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बैंक भी इसी श्रेणी में आता है। यह 3 संस्थानों का एक संयुक्त उपक्रम है। पहला भारत सरकार का, इसमें इसका हिस्सेदारी जो है इंडियन गवर्नमेंट का होता है 50%। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन का होता है कितना 15%, और जो प्रवर्तक बैंक है, स्पॉन्सर जो बैंक होता है, इसका हिस्सेदारी होता है 35%। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए भारतीय स्टेट बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक नहीं भाई, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक नहीं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक प्रवर्तक बैंक की भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ रिजर्व बैंक दिया हुआ है तो यहाँ टिक नहीं मानना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की बात हो रहा है, SBI की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, RBI की बात नहीं होगा, SBI के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन पूर्ववर्ती 3 बैंकों छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय के बाद किया गया था। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन किसके बाद हुआ था, किसके विलय के बाद, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय के बाद। मुख्यालय की बात करें तो रायपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक की बात करें या CG इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फिंगेश्वर नाथ मंदिर, देव बलौदा मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। तो सिद्धेश्वर आप जानते हैं बलौदा बाजार में है। ठीक है, देव बलौदा दुर्ग में है। ठीक है, और फणिकेश्वर मंदिर जो है गरियाबंद में है, और आपका कर्णेश्वर मंदिर धमतरी में है। तो इसको तो सब ऐसे ही मिला सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है, ये सभी जगह लगभग आप पहुंचे भी होंगे। तो फणिकेश्वर नाथ मंदिर जो है गरियाबंद में है। यह मंदिर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है फणी नागवंशी शासकों के काल में हुआ था। लोक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। वास्तुकला की बात करें तो यह प्राचीन पत्थर का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के शिवलिंग की पूजा क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। ठीक है, इस शिवलिंग की पूजा जो है अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। देव बलौदा शिव मंदिर दुर्ग जिला में स्थित है। स्थान दुर्ग जिले के भिलाई चौरौदा के पास, ठीक है, देव बलौदा गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी वंश के शासनकाल में हुआ था। विशेषता की बात करते हैं तो यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है। इसमें नक्काशी का बेहतरीन
काम आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड बावली है। एक किंवदंती के अनुसार यह मंदिर रातों रात बनाया गया था। इसके शिखर का काम अधूरा रह गया था। कर्णेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो जिला धमतरी में, आप जानते हैं सिहावा पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से महानदी का उद्गम होता है। निर्माण की बात करें तो 12वीं शताब्दी में कांकेर के सोमवंशी राजा कर्णराज ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ 5 मंदिरों का एक समूह है जिसे कर्णेश्वर महामंदिर कहा जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है और यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। सिद्धेश्वर मंदिर आप जानते हैं बलौदा बाजार में है, पलारी में स्थित है। ठीक है, पलारी में तालाब के पास, बाल मुकुट तालाब उसका नाम है शायद तक, है ना, तालाब के पास स्थित है। निर्माण की बात करें तो 7वीं 8वीं शताब्दी में ईंटों से निर्मित यह मंदिर है। ठीक है, वास्तुकला की बात करें तो सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की तरह यह ईंटों से बना हुआ ब्रिक्स टेम्पल का एक प्राचीन उदाहरण है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नदी देवियों गंगा और यमुना की सुंदर प्रतिमा जो है उकेरी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यटन के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा शैक्षणिक संस्थान सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान जो है सबसे पहले स्थापित किया गया है? तो अगर आप बात देखो इस ऑप्शन को छोड़ दी जाए अभी, तो आप जानते हैं 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आप पढ़े होंगे, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम तो आप जरूर पढ़े होंगे, संगीत विश्वविद्यालय, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1956 में अक्टूबर महीने का है, शायद तक ये 16 अक्टूबर इसका डेट मेरे को याद आ रहा है, 16 अक्टूबर 1956 ऐसा कोई डेट मेरे को याद आ रहा है, फिलहाल देख लेंगे। ठीक है, तो ये नाम तो सबसे पहले आपको याद आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले भी ध्यान रखिएगा, उसके पहले भी, है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के पहले भी स्थापना हुआ था, मतलब कार्य प्रारंभ हो चुका था किसका? शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर का, वर्तमान में एनआईटी रायपुर, 1 मई 1956 को। ठीक है, यह संस्थान छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि मध्य भारत के सबसे पुराने तकनीकी संस्थानों में से एक है। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी के रूप में हुई थी। इसका आधारशिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्ष 2005 में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का दर्जा दिया गया। दूसरा बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर। ठीक है, 1963 में इसको बनाया गया, स्थापना वर्ष सितंबर 1963। यह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। इतिहास की बात करते हैं, इसकी स्थापना अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की गई था ताकि क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। आज भी राज्य के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेकाहारा यहाँ संचालित है। ठीक है, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय PRSU 1964, 1 मई 1964 इसका स्थापना याद रखेंगे। विवरण की बात करें, सबसे पुराना सामान्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी। इसका नाम मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर 1964 में, यह बिलासपुर संभाग का सबसे पुराना तकनीकी संस्थान है। वर्तमान में इसे शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के परिसर के पास से हटाकर कोनी में स्थानांतरित किया गया है। इसका नाम अब शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर ही है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ होता तो 1956 में स्थापित हुआ था, अक्टूबर 1956 में, लेकिन रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें कुछ महीनों पहले मई 1956 में शुरू हो गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों अगर रह जाता ऑप्शन में तो थोड़ा से आप यहाँ फंस सकते थे। ठीक है, क्योंकि डेट वाइज आपको फिर जमाना पड़ जाता। ठीक है, मई में कौन हुआ था, अक्टूबर में कौन हुआ था, तो वो भी याद रखेंगे। तो 16 अक्टूबर जहाँ तक मेरे को डेट आ रहा है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का खैरागढ़ का, तो 16 अक्टूबर 1956 ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरली जो है इस इंजीनियरिंग कॉलेज को नहीं पढ़ते हैं कि स्थापना के वर्ष में, है ना, अब बुक वगैरह हम देखेंगे तो सामान्यता नहीं दिया रहता, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉलेज को, है ना, आपका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड निम्नलिखित में से किस निधि से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि,
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आदिवासी विकास निधि, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि। तो नाबार्ड जो है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आदिवासी विकास निधि से संबंधित है, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 संबंधित है, जे के एल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड से संबंधित निधियां जानते हैं, फंड्स जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, ठीक है, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए इस निधि की स्थापना की थी। नाबार्ड इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंट्री NIE के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, इसकी स्थापना 1995-96 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका रख रखाव नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं जैसे सिंचाई, सड़क, पुल आदि के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम ब्याज पर ऋण देना है। उसके बाद है आदिवासी विकास निधि। नाबार्ड ने 2003-04 में आदिवासी विकास निधि की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वाडी मॉडल के माध्यम से आदिवासी परिवारों को स्थायी आजीविका और उसके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, यह निधि कोयले पर लगाए गए उपकर सेस के माध्यम से बनाई गई है। इसका प्रबंधन मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हालांकि नाबार्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकता है, लेकिन यह विशिष्ट निधि सीधे तौर पर नाबार्ड द्वारा प्रतिबंधित या उससे संबंधित प्राथमिक निधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाबार्ड से संबंधित निधि में याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण आधारभूत संरचना और आदिवासी विकास निधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? तो आप जानते हैं किसान क्रेडिट योजना, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे से। तो किसान क्रेडिट कार्ड इसका सही उत्तर होगा। शुरुआत जो है 19 अगस्त 1998 में भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा की गई थी। इसे RV गुप्ता समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई है। RV गुप्ता की सिफारिश पर इसको जो है प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे। RV गुप्ता की समिति की सिफारिश के आधार पर तो जो है इसको तैयार किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उनको खेती की जरूरत जैसे बीज हो गया, खाद, कीटनाशक और आकस्मिक जो खर्चे हैं समय और समान है ना, और जो है क्या बोल सकते हैं, आकस्मिक खर्चों के लिए समय पर और आसान ऋण जो है उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, कि ताकि किसान जो है समय पर जो है बीज खरीद सके, अपना खर्चा चला सके। ठीक है, तो इसका एक उद्देश्य है। विशेषता क्या है? तो ऋण की सीमा है किसान की जोत, है ना, लैंड होल्डिंग और फसल के आधार पर ऋण की सीमा जो है तय की जाती है। ब्याज दर, तो इस पर ब्याज दर बहुत कम होती है। समय पर भुगतान करने पर सरकार द्वारा ब्याज सहायता, इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर और कम हो जाती है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी ऋण मिलता है। बीमा की सुविधा है, तो KCC धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की जो है सुरक्षा भी प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी के बारे में भी बात करते हैं। तो ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के बारे में बात करते हैं। RIDF अभी पढ़े है ना, RIDF के बारे में, तो ये इससे भी संबंधित है। तो RIDF शुरुआत जो है 1995-96 में इसका किया गया था। यह कोष राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई परियोजना हो गया, ग्रामीण सड़क, पुल, भवन निर्माण का काम किया जाता है। पैसा सीधे किसानों के हाथ में नहीं जाता, बल्कि उनके विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं बनाने में खर्च होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से किसानों को ही बेनिफिट है, बट डायरेक्ट नहीं होकर, डायरेक्ट उनको पैसा नहीं मिलता और ना उसको मूलभूत सुविधाओं में बदला जाता है। लघु वित्त की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से लघु वित्त को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य जो है गरीब परिवार, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को छोटे ऋण और बचत सुविधाएं जो है प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है। सहकारी विकास निधि की बात करते हैं, CDF के बारे में। इस निधि की स्थापना नाबार्ड द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी बैंकों को मजबूत बनाना। इसका उपयोग सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के
प्रशिक्षण, उनकी कंप्यूटरीकरण और उनकी कार्य प्रणाली को सुधार के लिए किया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसानों को ऋण प्रदान देने वाली योजना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सीधे तौर पर जो है किसानों को ऋण नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसानों को इससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सहकारी बैंक के जनक कौन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। एम नरसिम्हन, आर रॉबर्ट ओवेन, ह्यूग मैककुलोच और यूजिन ए फामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन को सहकारिता आंदोलन का जनक, फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट माना जाता है, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन में सहकारी समुदाय की अवधारणा पेश की। उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों ने आगे चलकर सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों के गठन का आधार तैयार किया। यहाँ याद रखेंगे तो जर्मनी के फ्रेडरिक विल्हेम रायफिसेन को विशेष रूप से सहकारी ऋण बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में रहता तो फ्रेडरिक विल्हेम रायफिसेन को हम जो है करेक्ट आंसर लेते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो रॉबर्ट ओवेन ध्यान रखेंगे। एम नरसिम्हन के बारे में बात करते हैं तो इन्हें बैंक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यू मैककुलोच ये अमेरिका के प्रसिद्ध वित्तवेत्ता थे और करेंसी के प्रथम नियंत्रक, फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ द करेंसी जो है ये रहे हैं। उसके बाद यूजिन ए फामा, ये एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री हैं जिन्हें आधुनिक वित्त का जनक और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना योगदान है, उसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। लगभग हम जो है 20 क्वेश्चन आज किए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन है जिसको आप जो है नहीं पढ़े होंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये व्यापम के ही क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है ना। तो इसमें कुछ व्यापम के हैं, कुछ पीएससी के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है व्यापम और पीएससी के सम्मिलित क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। पीएससी में आपको छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा, ठीक है, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो जाए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ क्वेश्चन को वहां से मैं उठाऊंगा ताकि आपको डीपली क्वेश्चन का नॉलेज हो सके, खासकर जनजाति वाले पोर्शन का, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत जो पीएससी है छत्तीसगढ़ को बहुत डीपली पूछता है। तो वहाँ के क्वेश्चन भी आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो लगभग आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन, जीएस पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हिंदी तो आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं हो सके तो एक आध संडे को क्विक रीजन के तौर पर पूरा हिंदी जो है लगभग 7-8 घंटे में हिंदी जो है कंप्लीट कर देंगे मेरे नोट्स से, साथ ही कंप्यूटर को भी, ठीक है। तो बाकी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहें, रीजनिंग को बनाते रहें। अंग्रेजी में आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जितना बन सकता है उतना कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का अंग्रेजी थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे इस सीजी व्यापम एस्पिरेंट के मोबाइल एप्लीकेशन में जाएँगे तो वहाँ ई लाइब्रेरी बना हुआ है, ठीक है? क्या बना हुआ है? ई लाइब्रेरी बना हुआ है। तो इस ई लाइब्रेरी में आपका 2026 मंडी उप निरीक्षक, एमएसआई मंडी उप निरीक्षक पीडीएफ नोट्स करके बना हुआ है। इसका 35 रुपीज़ जो है फीस है, उसको आप पे करेंगे तो जितना भी मैं क्लास लिया हूँ पीवाईक्यू से रिलेटेड सभी का पीडीएफ वहाँ अपडेट होते रहता है, ठीक है। कल का क्लास का जो पीडीएफ है आज अपडेट होगा, आज का कल होगा। इस प्रकार से अगर कोई पीडीएफ अपडेट नहीं हुआ है तो वो जो है संडे को अपडेट हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बाकी को आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो आप मेरा पीडीएफ को ही रिवीजन कर लेंगे, जितना पीडीएफ है उसमें मान के चलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैं केवल एमसीक्यू नहीं कर रहा हूँ, उसका डिटेल को भी वहाँ लिख दिया हूँ और उसका सही आंसर को भी लिख दिया हूँ, ताकि आप पीडीएफ को ही भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से पता चल सके, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।